सिंगल मदर की जर्नी थी, क्या क्या मुश्किलात फेस की। इर्द गिर्द के माशरे में इजाज़त नहीं होती औरत को ज़ुबान खोलने की। बच्चियों के बड़े होते ही उनको शादियों के लिए नहीं आगे कोशिश किया करें। मेरी माँ को और मेरे बाप को बुला के ये कहा जाता था, जिस दरख्त पे फल नहीं लगते ना तो वो दरख्त काट दिया जाता है। क्यों सिंगल हो गई, ऐसा क्या हुआ था, इसी की गलती होगी। प्रेगनेंसी में जो मुझे भूख लो, कमरा बंद करके अपनी बेटी के यहाँ जाके बैठ जाती थी। 2 दफ़ा मुझे पैरालाइज अटैक हुआ मेरे फेस पे। बेटियों को पेट में मारने की कोशिश की जाती थी। अचानक से लाइट चली गई तो मेरा हाथ ऐसे था, तो उसने सामने से मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया। अम्मी का व्हाट्सएप तक है कि मैं व्हाट्सएप पे कोई परेशानी ना बता सकूँ अपनी अम्मी को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द नामालूम पॉडकास्ट। दिस इज सोनिया। आप मुझे देखते रहते हैं, लेकिन पॉडकास्ट में पहली बार करने जा रही हूँ और ये पॉडकास्ट सबसे मुनफरिद होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि हमारे माशरे में बहुत सारे लोग, ख़ुसूसन ख़वातीन ऐसी हैं जो कि नामालूम हैं। नामालूम ऐसे कि उन्हें कहीं माशरे में मकाम हासिल नहीं है। वो कौन सी मुश्किलात झेल रही हैं, वो किन ट्रबल से गुजर रही हैं, वो मेंटली कितना टॉर्चर बेयर कर रही हैं, वो काम की जगह पे कितना हैरास हो रही हैं और उनको कितनी मुश्किलात का सामना है। यूजुअली डिस्कस नहीं किया जाता। कुछ टॉपिक्स तो उनके ऐसे हैं जो कि टैबू कहा जाता है, जिनको हम उन्हें स्क्रीन्स के ऊपर भी डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझते हैं। कुछ ख़वातीन को तो हम बराबर में बिठाना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। हम ऐसी ही तमाम ख़वातीन को इस प्रोग्राम में बिठाना चाहते हैं, उनकी तमाम वो मुश्किलात डिस्कस करना चाहते हैं, उन तमाम ख़वातीन को ट्रिब्यूट देना चाहते हैं कि आपकी जो मुश्किलात आप सह रही हैं, जो मुआशरे में आपका मकाम है, जो मुआशरा नहीं दे सका, एटलीस्ट हम अपने इस पॉडकास्ट में बुलाकर उनको वो मकाम दे सकें, उनको वो ट्रिब्यूट दे सकें, उनको सलाम कर सकें। तो आज के पॉडकास्ट में जो मेरी पहली मेहमान है वो एक सिंगल मदर हैं। जी हाँ, वो एक सिंगल मदर हैं, 4 बच्चों की माँ हैं। काफ़ी अरसे से वो सिंगल मदर हैं और कितनी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ा है, आइए आज उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला, इस पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाई और अपना दिल खोल के रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो खुद काफ़ी दिन से चाह रही थी कि मैं कहीं जाके अपने दिल की बात बोलूं, कहूं। जाहिर सी बात है, हमारे घर में, हमारे इर्द गिर्द के माशरे में इजाज़त नहीं होती औरत को ज़ुबान खोलने की कि हम कोई भी बात करें। लेकिन मेरा टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि शायद पता तो सबको है, लेकिन इसको समझना कोई नहीं चाहता। एग्जैक्टली हमारे यहाँ मुआशरे में नज़रें सबकी होती है, इंक्विजिटिव तजस्सुस भरा पड़ा होता है, स्पेशली सिंगल मदर्स पे। क्यों सिंगल हो गई, ऐसा क्या हुआ था, इसी की गलती होगी। यूजुअली यही सवाल जो है वो हमारे जहनों में उभरते हैं। हमने आपको बुलाया है इसलिए है कि आपकी जैसी जो ढेरों सैकड़ों ख़वातीन हैं वो आपकी ज़बानी जाने कि कौन कौन सी मुश्किलें आपने झेली, और अगर जो वो भी झेल रही हैं ना, तो उनको आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि भाई जब ये झेल रही है और इतनी हिम्मत से खड़ी है तो मैं भी खड़ी हो सकती हूँ। मुझे सबसे पहले बताइए कि आपका ये सफ़र किस तरह से शुरू हुआ, शादी कैसे हुई, उसके बाद सिंगल कैसे हो गई आप, और किस तरह आपने तमाम चीज़ें झेली। मैं तो सबसे पहले पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चों को, ख़ासकर बच्चियों के बड़े होते ही उनको शादियों के लिए नहीं आगे कोशिश किया करें कि बस शादी करके अगले घर में भेज दें। खासकर चाइल्ड मैरिज, वो नहीं, जैसे आपकी 16 शादी साल, कम उम्र में 17 साल की एज में शादी नहीं जी मेरी। 17 साल की एज में मेरी शादी हुई और उस दौरान मैं पढ़ रही थी। मेरी शादी इस तरह हुई कि बस मैं पसंद आ गई थी किसी मेहंदी माइयों की महफिल में, और सबसे घर की बड़ी बच्ची थी, तो उनको शौक़ था अम्मा अब्बा को कि बस ब्याह दें, बेटी है शादी का। वहाँ से भी काफ़ी दिलासे हुए कि नहीं भाई इकलौती और ये वो फलाना बहू है तो हम इसको अच्छे से रखेंगे, सब कुछ करेंगे। मैं रोती रही, मैं मना करती रही, नहीं मुझे पढ़ना है। अच्छा, ये शादी मतलब आपकी मर्जी से नहीं हुई थी, ये वालिदैन ने पसंद से आपकी करवाई थी? मैं फर्स्ट ईयर में थी, पढ़ रही थी, पर 1.5 साल मंगनी, 2 साल मंगनी के बाद मुझे मेरी शादी कर दी गई। अब जहाँ मैं शादी होके गई वहाँ पे शुरू में तो मुझे यही कहा गया कि मतलब आउट ऑफ कंट्री आपको लेके जाएंगे ये, लेकिन अचानक से उनका फ़ैसला बदल गया, मुझे अपनी सास साहिबा की खिदमत के लिए मरकूज़ कर दिया गया।
उस दौरान एक नया मसला खड़ा हुआ कि 2-3 महीने बाद ही मुझे आगे से पुश किया जाने लगा कि मतलब हमारा एक ही बेटा है, हमें तो औलाद चाहिए। 3 महीने के अंदर एक बेबी कंसीव ना करने की सज़ा ये थी कि मेरी माँ को और मेरे बाप को बुला के ये कहा जाता था कि हमारा इकलौता बेटा है, जिस दरख्त पे फल नहीं लगते ना तो वो दरख्त काट दिया जाता है। आपके वालिदैन को बुलाकर ये बुला बात के कही कहा जाता उन्होंने? था जी। तो अब मैं थी ज़ाहिबत मैं छोटी भी थी, एज में भी उनसे काफ़ी छोटी थी, और जाहिर सी बात है इतनी अक्ल नहीं थी मुझे कि किस तरह से, क्योंकि मेरा बेबी अबॉर्ट हो जाता था किसी न किसी तरह। कंसीविंग हुई लेकिन वो जो अपनी ड्यू टू सम बेवकूफ़ियों की रीजंस। वजह से जी। फिर घर के सारे कामकाज 15 दिन बाद उन्होंने मासी हटा दी कि नहीं, हमारे यहाँ की तो बहुएं काम करती हैं। ना मैंने अपने घर में कभी झाड़ू लगाई थी ना पोछा। खैर वो मैंने अपनी सास की खुशी के लिए सब कुछ किया, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके 4 महीने बाद बेबी कंसीव हो गया। फिर उस दौरान भी मैं काफ़ी कामकाज करती रही, हालांकि मुझे आदत नहीं थी, पढ़ाई भी कंप्लीट कर रही थी। बस ये सारे काम करते करते बेटा अल्लाह पाक ने मुझे दे दिया। लेकिन बेटे का क्या था कि वो बेटा होते ही मेरी सास ने ये कहा कि मतलब ये बेटा हम खुद पालेंगे, क्योंकि आपको इतनी अकल नहीं है। हमारे यहाँ तरबियत ऐसे की जाती है बेटों की जिस तरह आपकी तरबियत हुई है। नहीं तो मतलब आपकी औलाद हुई और आपसे ले बेटा ली गई, ले वो ली गई। आपने परवरिश नहीं की उस ना मैं बच्चे अपने की? हस्बैंड को से खुल के सही से बात कर सकती थी, ना मैं अपने हस्बैंड के कपड़ों को छेड़ सकती थी, ना इवन मैं किचन में खाना बनाने भी जाती थी तो मेरी सास खड़े होके पहले उसकी सारे देखती थी कि कहीं कुछ दम दुरूद तो नहीं कर रही, कोई पड़ फूक तो नहीं रही, मेरा बेटा मुझसे छिन जाएगा। और बस अपने कमरे में वो किचन में खाना बना के ले जाती थी अपने कमरे में, और वो कहती थी जब बेटा आएगा तभी खाना मिलेगा, हमारे यहाँ जब मर्द आते हैं ना तब खाना दिया। और मैं उस दौरान सेकंड प्रेगनेंसी में थी अपनी। उस प्रेगनेंसी में जो मुझे भूख लो, कमरा बंद करके अपनी बेटी के यहाँ जाके बैठ जाती थी मेरे बेटे को लेके, और बस मैं सारा दिन वो एक छोटे से घर में बंद मतलब कि भूखी इतना प्यासी बैठी कुछ रहती हो थी। रहा था तो आपके पेरेंट्स ने कभी आवाज नहीं मुझे उठाई? मोबाइल अलाउ नहीं था, और आपने कभी खुद अपने मैंने पेरेंट्स को कहा बताया कि ये सब हो रहा है आपके मैंने एक आध साथ? दफ़ा कहने की कोशिश की, तो बस यही कहा कि बेटा कोशिश करो, वो हो जाएगा, सबसे टाइम लगता है इसमें। इसी दौरान दूसरा बेबी भी कंसीव हो गया मुझे। उसी भूखे पेट में बच्चा मतलब पैदा करने की कोशिश करती रही। एक दिन तो बेहोश भी हो गई खाली घर में, सब कुछ बस घर वालों को भी बताती रही। मोहल्ले वालों ने भी कहा कि भाई रोती है, ये दरवाज़ा खोल के यहाँ से सांस लेने की कोशिश करती है, क्योंकि फ्लैट में वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं थी, सिर्फ उसी रूम में वेंटिलेशन थी जो मेरी सास का रूम था। वो बंद करके अंदर हंडिया रख के किचन का सारा सामान रख के वहाँ चली जाती थी। मतलब कि आपकी सास जाने से पहले किचन का सामान हंडिया अपने कमरे में लॉक करके और आपको छोड़ के फ्लैट को भी लॉक करके फिर चली जाती थी? फ्लैट लॉक नहीं करती थी, बाहर से बस अपने कमरे में सारी चीजें रख के बंद करके चली जाती थी। अच्छा। सिर्फ मेरा रूम खुला होता था और घर खुला हुआ होता था। तो वो खाना पीना अपने कमरे में क्यों बंद वो करके इसलिए जाती? करती थी कि वो उनकी कास्ट ऐसी थी, वो कहते थे हमारे यहाँ के जब मर्द आते हैं ना, जब हमारे यहाँ हंडियाँ खुलती है, हम जब खाना वो करते हैं, बस हस्बैंड के साथ नाश्ता करती थी मैं सास के साथ बैठ के, इसके बाद वो चले जाते थे। फिर मुझे भूख लगे या मुझे किसी चीज़ की नीड हो तो मैं ना फ्रूट फ्रिज के अंदर लॉक और बाकी का सामान उधर होता था। और फिर ये बात डिवोर्स तक कहाँ आई? मतलब कि क्या ऐसा हुआ कि डिवोर्स हो गया अचानक से? क्योंकि मैं सहती रही। मैंने अपने पेरेंट्स को बताने की 1-2 दफ़ा कोशिश की तो फिर मारपीट करते थे। वो कहते थे हाँ ठीक है, जाना है तो तुम चली जाओ। बेटियां हुई तो बेटियों का ये होता था कि बेटियां क्यों हुई, अल्ट्रासाउंड में बेटियां चेक होती थी तो उस दौरान बेटियों को पेट में मारने की कोशिश की जाती थी। इवन मुझे घर में घसीटा जाता था। अल्ट्रासाउंड में वो बेटी आने के बाद जेंडर चेक पता होता था होने कि के बाद बेटी है तो उसको दरी मार दिया जाए। जी, वो इस तरह होता था कि हमारी सास साहिबा ये मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाना कि खिड़की में खड़ी हुई बाल सुखा रही थी, सामने कोई आदमी खड़ा हुआ था। हस्बैंड फ़ौरन घर आते थे और यहाँ पे कंप्लेंट्स स्टार्ट हो जाती थी। वो कुछ भी नहीं सुनते थे, वो मारना शुरू कर देते थे और वो खड़ी रहती थी पिटता हुआ देख। वो चाहती थी किसी तरह ये बेबी जो कंसीव हुआ है वो अबॉर्ट हो जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि बेटी है, इसीलिए। जी। क्या वो खुद औरत जात नहीं है? क्या वो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी? मतलब ये तो हैवानियत की इंतहा है। और उसके बाद डिवोर्स आपने खुद मतलब आपने खुला लिया? मुझे मारते थे, मैं ज़्यादा जारहाना होने लगी। जब बेटियां पैदा हुई उनके दूध और पैम्पर के खर्चे के लिए मैंने डिफरेंट जॉब्स की। मैंने सैलून में जॉब की, मैंने स्कूल में पढ़ाया, सब कुछ किया। उस दौरान में मैं घर से निकलती थी, जब घर आती थी फिर अपने हस्बैंड के ताने सुन के उनसे पिटना। बस एक जुमला मैं उसको कहती थी, मुझे मत मारो, तू नहीं मैं तुझे छोड़ूंगी।
तुम नहीं, मुझे जिस दिन लगा ना कि मैं जा सकती हूँ तो कहता 4 बच्चे 3 बच्चे तो हो गए, अब क्या, कौन इस औरत को रखेगा। मतलब वो उसमें आके और बाज़ वक्त मेरा फेस खराब कर देना, नाखून मार के, बाज़ वक्त जानबूझ के कि ना इसका चेहरा अच्छा होगा, ना ये कहीं जॉब कर पाएगी, ना कहीं जा पाएगी। तो फिर आपने खुद ही खुला ले लिया? मैंने खुद। फिर आपके पेरेंट्स ने उस फैसले में आपको सपोर्ट किया? नहीं किया, मैंने खुद लिया। नहीं, वो लोग नहीं। फिर उसने उस दौरान बच्चियां मुझे दे दी गई और बेटे खुद रख लिया? बेटा खुद रख लिया। और बेटे से मिलने की इजाज़त थी, लेकिन बेटियां फिर उस दौरान बस मैंने अपना सफ़र जारी रखा। मैंने पहले अम्मी अब्बू वगैरह से मदद मांगी कि शायद वो मुझे रख लेंगे, लेकिन वहाँ रखने की शराइत यही थी कि कमा के लाओ और अपनी बच्चियों का पूरा करो, यहाँ का घर का भी करो। अपने वालिदैन? जी जी, मेरे पेरेंट्स थे। आपके सगे पेरेंट्स? सगे थे। सबसे पहले सगे ही तो हाथ उठाते हैं, तब जाके अल्लाह ना करे। मेरे पास तो एजुकेशन थी और कॉन्फिडेंस था, तो मैं बाहर निकल के अपनी बच्चियों को भी कमा के खिला रही हूँ और ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह अब एक अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ। लेकिन अगर जो औरतें, मैं कहती हूँ, कोठों तक जाती हैं या गलत रास्तों पे जाती हैं, तो उनके सबसे पहले उनके रिश्तेदारों का ही हाथ होता है। नंबर 1 ये कि वो ससुरालों में देने के बाद झांकते नहीं है जाके बेटियों के साथ क्या चल रहा है। बेटियां ब्याह के फेंक देते हैं, कहते हैं बस जो हो रहा है मर के आना, कट के आना, डोले से डोली उठे, डोला, आई डोंट नो, एक वर्ड यूज़ होता है कि वही होगा। भाइयों से मदद मांगो तो भाई अलग शुरू हो जाते हैं कि भाई हमारे अपने मसले हैं, 10 चीज़ें, हमारी अपनी फैमिलीज जब हैं, हमारे सपोर्ट हालात ठीक हो। उस दौरान हमने भाई बहनों का कितना किया, लेकिन कोई नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता। यहाँ पर मैं एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि ऐसे जब हालात हो जाते हैं, एट टाइम्स हमारी अपनी फैमिलीज़ हमारे लिए टॉक्सिक हो जाती हैं। उनको लग रहा होता है कि वो सही हैं, हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच पाते हैं कि ये तमाम बातें, ये तमाम चीज़ें या जो वो कर रहे हैं, वो आगे आने वाला जो हमारा जो मेंटल स्टेट है वो इतना मतलब क्या कहना चाहिए, इतना वो टॉक्सिक क्रिएट कर देते हैं कि हम अपने ही वालिदैन से आजिज़ आ जाते हैं, अपने बहन भाइयों से आजिज़ आ जाते हैं। जैसे आपने कहा कि यहाँ रहने की, उन्होंने कहा कि कुछ शराइत हैं जी, काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, हालांकि वो आपके पेरेंट्स से, आपको ये खुदा न ख्वास्ता एडॉप्टेड किड नहीं थी, उसके बावजूद आपने ये सारी चीज़ें बर्दाश्त की। होता था कि गले पड़ जाएगी, जाहिर सी बात है, बच्चे नहीं होते तो क्या पता वो रख भी लेते, क्योंकि बेटियां मेरे हवाले कर दी गई थी। और फिर उन बच्चियों की एक देखभाल करना। फिर इस दौरान मैं जहाँ जॉब कर रही थी वहाँ मेरी एक दोस्त बनी, उसने अपने भाई के प्रपोजल के लिए मुझे कहा। अच्छा। तो वहाँ मैंने सोचा, मैंने कोशिश की मैं अपने घर वालों को बताऊं, लेकिन मैं बता नहीं पाई क्योंकि मुझे पता था मेरे साथ क्या होगा। लेकिन वहाँ मेरी शादी हो गई, हमने कोर्ट मैरिज की, उनकी बहन इन्वॉल्व थी, लेकिन अचानक से वो मुकर गई। फिर वो अपने भाई को ब्लैकमेल करने लगी कि तुम मुझे पैसे दोगे। उसने अपने घर में सिर्फ वालदा को थोड़ा बहुत पता था, वालिद को नहीं पता था शादी का। वहाँ बस वो ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गई, तुम मुझे पर मंथ ये दिया करो, ये मुझसे बेनिफिट्स लेने लगी कि तुम मुझे ये फेशियल करवा दो, ये कपड़े दिलवा दो, मैं नहीं बताऊंगी। तो आपको ब्लैकमेल कर रही थी कि वो शादी आपकी वरना रिवील कर देंगी घर में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं उनके घर में इन्वॉल्व हुई, जाने लगी। मैंने अपनी सास का दिल जीतना शुरू कर दिया था कि नहीं, वो सही हो जाएंगी। लेकिन बस किस्मत शायद ख़राब थी या वक्त ख़राब था। वो वहाँ पे खैर जो भी था सब कुछ चलता रहा, लेकिन इन शॉर्ट उन्होंने कहा कि हम फिर भी अपने ख़ानदान में आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, आप चुप रहिएगा, हमें एक शादी अपने बेटे की अपने ख़ानदान में करने दें, इजाज़त मांगी। उस दौरान मैं प्रेग्नेंट थी उससे भी, लेकिन मैं चुप हो गई। मेरे को इसके अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। मैंने उनसे कहा तो उसने कहा मेरे अपनी माँ की खुशी के लिए करनी पड़ेगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मगर वहाँ शादी हुई, उसकी दूसरी शादी हुई, उस दौरान बहुत धूमधाम से हुई। इवन जिस गली में मैं रहती थी, दूसरी गली में, वो गली सजी, हॉल में सब कुछ, वो तैयारियां हो रही थी, सब कुछ मैं देखती रही। उस दौरान 2 दफ़ा मुझे पैरालाइज अटैक हुआ मेरे फेस पे, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, तो प्रेगनेंसी की वजह से मेरा बीपी अप्स एंड डाउन होता था। उस दिन उसका वलीमा था, वो अचानक पता चला मैं अटैक हुआ है, फिर मुझे लेके भागे वहाँ पे। तो वहाँ बस डॉक्टर ने ये कहा जो उनका बेबी है वो शायद नहीं बच पाएगा, इनका बीपी बहुत शूट कर गया है। मतलब ये जुल्म भी बर्दाश्त किया। खैर जो जैसे तैसे करके 1-2 महीने उसकी वो शादी चली, उसने भी उसको छोड़ दिया। तो ये जो दूसरे आपके शौहर थे, आप इनके साथ रही या फिर इनके साथ ही थी मैं? फिर वो सेकंड वाइफ छोड़ के चली गई जब उनको ये पता चला कि ये फर्स्ट वाइफ मौजूद है और प्रेग्नेंट है, तो सेकंड वाइफ छोड़, हाँ वो सेकंड वाइफ छोड़। तो फिर ये कसूर भी मेरे ही सर आया
अच्छा। वो कहने लगे कि मतलब तुमने फेसबुक पे यहाँ वहाँ तस्वीरें डाली हुई थी। तो मैंने कहा जाहिर सी बात है, मैं जायज़ रिश्ता तो नहीं छुपाऊंगी ना, ये तो आपकी गलती है, आपने मुझे नहीं बताया था कि सेकंड शादी करनी है, ये मेरा कसूर तो था ही नहीं, या तो इनको करनी नहीं चाहिए थी अगर इतने मसले थे इनके। खैर वो चली गई। अब ये कि फिर उसके बाद भी हम लोग साथ रहते रहे। वो आउट ऑफ कंट्री चले गए कि मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, मैं फिर आ जाऊँगा, ये सब कुछ। फिर इसके बाद वहाँ से बस यही है कि या तो तुम बेटियाँ छोड़ के वहाँ आ जाओ, या फिर मेरी माँ की खिदमत करने चली जाओ, या फिर पेपर्स ले लो। आपको चॉइसेस दी गई और तीनों की तीनों टफ चॉइसेस थी। सो ये अब 2 डिवोर्सेस आपकी हो गई, तो अब यहाँ से एक्चुअली आपकी एज अ सिंगल मदर जर्नी जो है वो शुरू हुई। अब मैं जानना चाहूँगी जो सिंगल मदर की जर्नी थी उसमें आपने क्या क्या ट्रबल्स, क्या क्या मुश्किलात फेस की? जब तक मैं हस्बैंड के साथ थी, जॉब्स भी कर रही थी, एक एक नहीं तीन तीन, तो इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं आया। सबको पता था कि मतलब फलां की बीवी है, फलां के घर में रहती है, फलां की बहू है। लेकिन जब सबको पता चला, मैंने तो कोशिश तो यही की कि मतलब मैं किसी को ना ये बात बताऊं। लेकिन पता चलने के बाद सबसे पहले तो बता रही हूँ कि मेरी जो बिल्डिंग का गार्ड था, उसने ही रात में, मैंने एक सामान मंगाया, नीचे राइडर आया तो उसने कहा इजाज़त नहीं है, मैं देकर आ जाता हूँ बाजी के घर पे। वो ऊपर देने आया, मैंने डोर बेल खोली, मैं समझी राइडर है। मैंने राइडर की तरह मैंने बाहर हाथ बढ़ाया, जैसे ही मैंने सामान के लिए हाथ बढ़ाया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। किसने? वो जो गार्ड था, चौकीदार था? जी जो जी, गार्ड था? चौकीदार था। फिर इसके बाद मैंने एकदम सामान वहीं छोड़ा, मैंने गेट बंद करके मैं रोने लगी। फिर वो खड़ा रहा, बाजी कुछ नहीं, हम तो थोड़ा सा मदद करना चाह रहा था आपकी, ये वो। फिर मैंने निकली, मैंने एक थप्पड़ उसके मुंह पे लगा। उसने कहा थप्पड़ का बदला ये है कि मैं तुझे यहाँ जीने नहीं दूंगा, मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। मैंने कहा चौकीदार की इतनी औकात? जब आगे से सबने बात पूछी तो चौकीदार ने उल्टा ये कहा कि मतलब ये जो औरत है ये अकेली रहती है, ये मुझसे गलत काम करने को कहती है। चौकीदार ने आपसे पहले चौक उसने हाथ पकड़ा, पकड़ा, उसके बाद उसने ये सब मैंने बातें थप्पड़ की? मार दिया। तब उसने मुझे ये कहा ना कि मैं बदला लूंगा, बदला लेने मैं की? तुम्हें, क्योंकि उसने देखा मेरा ना आगे ना कोई पीछे। ज़ाहिर है अब्बू की मेरी डेथ हो गई थी, और वालदा मेरी पैरालाइज है, और हस्बैंड तो ये जो भाग आपने चुका हाथ था। पकड़ने वाली बात की ना, चलें आप तो बीइंग अ सिंगल मदर आप ये बात बता रही हैं, मेरे साथ भी ऐसे हो चुका है। मुझे लगता है कि ये शायद बड़ा ही एक कॉमन वाक़या है जो हर खातून ने अपने साथ फेस किया होगा। मैं भी इस तरह से एक जूते की दुकान पे गई, कुछ सालों पहले की बात है, एक बड़ी ही मशहूर कंपनी थी, और मैंने उससे कहा कि ये जूता वो होता है ना, वो डब्बे शब्बे फेंक रहे होते हैं, उसने ऊपर से डब्बा फेंका, अचानक से लाइट चली गई। तो मेरा हाथ ऐसे था कि वो मुझे देता ना, मेरा हाथ ऐसे था, तो उसने सामने से मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया और मैंने ऐसे करके खींचा अचानक से अपने हाथ को कि ये क्या कर रहे हो। तो ना उसकी आवाज़ में एक डिफरेंस मैंने फील किया। आप समझ सकती हैं मेरी बात, ठीक है? जब वो मैंने डिफरेंस फील किया तो मैं एकदम से घबरा गई, और अल्लाह का शुक्र कि लाइट आई है उस वक्त। तो मुझे लगता है कि आप भी यही बता रही हैं और आपके बताते ही मेरी मेमोरी ट्रिगर की। तो इस तरह के कई वाक़यात जो हैं वो अक्सर व बेशतर ख़वातीन, और हम तो बात कर सकते हैं, हम ये बात समझ सकते हैं, जो छोटी लड़कियां होती हैं, छोटी बच्चियां बच्चे होते हैं, उनके साथ कितना होता होगा फिर ये। इसके बाद मालिक मकान ने मुझे कहा कि मतलब उनको ये कहा गया कि इस घर में एक जो औरत रह रही है ये सही नहीं है किरदार की, इसके घर में लोगों का आना जाना है ये और भी ये गलत चौकीदार है। ने कहा? चौकीदार ने मुझे दे दी थी ना धमकी कि मैं निकलवा के दम दूंगा। तो फिर मालिक मकान की वाइफ बहुत अच्छी थी, मैंने सारी बात उससे उन्होंने आपको डिस्कस की, सपोर्ट किया? उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर मैंने मालिक मकान, पहले तो उन्होंने कहा आप घर खाली कर दें, फिर उन्होंने कहा, फिर बहाना लगाया कि नहीं तो ज़्यादा किराए पे जा रहा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं एक सिंगल मदर हूँ, मैं कैसे कर रही हूँ, बजाय मेरे साथ रियायत उन्होंने किराया बढ़ा अच्छा, दिया। मुझे एक चीज़ और बताइए कि जब आप सिंगल मदर थीं और आप किराए का घर ढूंढ रही थीं, उस वक्त आपको क्या मुश्किलात दरपेश हुई कि अब आप सिंगल मदर हैं, हम आपको घर नहीं दे मैं सकते? अब यहाँ से निकल रही थी क्योंकि ये घर मेरे हस्बैंड ने लेके दिया था, तो मुझे कोई मसला नहीं है। अब मैं तो ज़ाहिर है मालिक मकान ने इतनी बड़ी बात कर दी, मैं किराया नहीं बढ़ा सकती थी, उसको पता है ये बाहर जाएगी, इसको कोई घर भी नहीं देगा, अकेली है, तो उन्होंने किराया ही बढ़ा दिया। उन्होंने कहा किराया बढ़ाएंगी तो रह ले, नहीं तो कोई मसला नहीं है। वो कोई इशू नहीं था कि मैं अकेली हूँ या बदकिरदार हूँ या लोग आ रहे जा रहे हैं, उनका सारा प्लान था ये नीचे चौकीदार का, इन सब लोगों का, कि मतलब किस तरह से इसको या तो प्रेशराइज करेंगे या तो ये हमारी बात अंदर ही अंदर मान ले, हमारे साथ मुकमुका करके रह ले। चलें, ये तो घर की मालिक मकान और चौकीदार की। अब मैं ये निकल के स्टेट्स में जा रही हूँ, वहाँ पे भी एजेंसी वाले, जी मैडम जरिया आमदनी क्या है? अच्छा, मैंने ये नहीं कहा मैं अकेली नहीं, मेरा मियाँ आउट ऑफ कंट्री है, मैंने नहीं बताया। अच्छा, तो फिर बच्चियाँ हैं सिर्फ? अच्छा, फिर घर में कोई मर्द आएगा जाएगा तो हम कैसे पता चलाएंगे? मैंने कहा आप शादी रिश्ता दे रहे हैं या आप मुझे घर दे रहे हैं?
तो फिर इस चक्कर में मैंने वहाँ से छोड़ के यहीं किराया बढ़ाया। हालांकि मेरी बिसात नहीं थी कि मैं 3 बच्चियों की एजुकेशन भी रन करूँ और ग्रॉसरी भी रन करूँ, फिर इसके अलावा किराया भी बढ़ाऊँ, बिल्स हैं, चीज़ें तकरीबन होती हैं। सब कुछ। बिल्कुल। अब ये बताएं कि जब आप काम के लिए बाहर निकली तो मुझे ये जानना है कि काम की जगह पे यानी कि आपके वर्क प्लेस पर आपको कितनी मुश्किलात हुई और काम आसानी से मिला या नहीं? बहुत मुश्किल। उसके बाद पहले तो हस्बैंड साथ साथ थे तो कोई मसला नहीं था, अब तो ज़्यादा परेशान। अब तो भाई, अब तो आप खुला मतलब गोश्त का एक टुकड़ा हो, अब तो कोई मसला नहीं। चलो उस वक्त तो हस्बैंड साथ था तो ये नहीं था, अब तो आपको ज़रूरत भी होगी तो अगर आप कहें तो हम आपकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। इस किस्म के अल्फाज, वो लोग जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, जो भाई और बाप इस तरह के हस्बैंड के सामने ट्रीट कर रहे होते थे। फिर मैंने काम छोड़ दिया, मैंने कहा मैं अब घर बैठ गई। 3 महीने मैं अपनी बच्चियों को घर में लेके कैसे बैठी, क्या बैठी, अब्बा की तरफ से जो हिस्सा मिला था उसको एक इन्वेस्टमेंट में लगा के सिर्फ किराए के पैसे निकालती रही, सोचती रही ऑनलाइन कोई काम कर लेती हूँ, कुछ कर लेती हूँ। लेकिन फिर मुझे कहीं जॉब नहीं मिल पा रही थी या हर जगह आपको यही सारी चीजें फेस करने को मिल रही थी? काम भी नहीं मिल रहा था और जब मिल रहा था तो वो कह रहे थे बस जो नॉर्मल चल रहा है आप वो उसको उसी तरह चलाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे हर जगह ऐसा लगने लगा था कि ये मर्द नहीं, कुछ हैवान घूम रहे हैं। मैं ऐसी हो गई थी मेंटली तौर पे। 3 महीने तो मैं सजदे से ही नहीं निकली थी कि बस किसी तरह अल्लाह ताला कोई मौजज़ा कर दे, कोई मौजज़ा कर दे, वो वापस आ जाए, वो वापस आ जाए और उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, उसको पता है मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। लेकिन उसको एहसास नहीं हुआ, उसने ना कॉल की ना मैसेज किया बस। तो फिर अभी आपका ज़रिया आमदनी क्या है? किस तरह से आप सरवाइव कर रही हैं बच्चियों के साथ? आपके घर वाले सपोर्ट करते हैं? बहन भाई आपको सपोर्ट करते हैं? अब तो आना जाना भी बंद कर दिया। इवन मेरी माँ की रिटायरमेंट के बाद जो ग्रेजुएटी मिलती है तो अम्मी ने ये सोचा था कि जैसे मैं इसकी मदद करूँगी, इसके साथ रहूँगी। उन्होंने अम्मी को भी कैप्चर कर लिया, मेरी सगी बहन ने, और कहा कि ATM कार्ड भी अम्मी का लेके रख लिया, कहीं ऐसा ना हो ये इनके घर जाके इनकी मदद करने लगे और वो करने लगे। अम्मी का व्हाट्सएप तक है कि अभी मैं व्हाट्सएप पे कोई परेशानी ना बता सकूँ अपनी अम्मी को। सीरियसली गॉट स्पीचलेस। इस वक्त मुझे नहीं समझ आ रहा और अल्फाज जो हैं वो मेरा साथ नहीं दे रहे। ऑल्दो ये ऐसा बहुत कम होता है कि मुझे अल्फाज की कमी जो है वो महसूस हो, लेकिन यकीन जानिए आपका दुख मैं फ़ील कर सकती हूँ। ऑब्वियसली हम आपका चेहरा रिवील नहीं कर सकते हैं ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन आपकी आंखें जो हैं वो मुझे बहुत कुछ बयां कर रही हैं और मैं खुश हूँ कि आप बहुत हील कर गई हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं इस बात से नाखुश हूँ कि बीइंग अ सिंगल मदर आपने रोज़ाना की बेसिस पे, डेली बेसिस पे जो दुख उठाए हैं वो हम इतने छोटे से पॉडकास्ट में कैप्चर नहीं कर सकते। लेकिन मैं चाहूँगी आप कुछ ऐसी ज़रूरी बातें उन तमाम देखने वाली सिंगल मदर्स को ज़रूर करें कि वो आपसे मोटिवेशन लें कि वो अकेली नहीं हैं, वो झेल रही हैं, आप झेल सकती हैं तो वो भी झेल सकती हैं। बिल्कुल, मैं आजकल रोडों पे देख रही हूँ, यहाँ वहाँ देख रही हूँ औरतें, मैं उनके बाकायदा खड़े होकर बात कर सकती हूँ कि आप ये काम कर लें, आप वो काम कर लें। क्योंकि मैंने एक सैलून में भी जॉब की है, मैंने एक बुटीक पे भी जॉब की है और अच्छा पढ़ने की वजह से टीचिंग भी प्राइवेट स्कूलों में की है, ट्यूशन्स पढ़ाई हैं, मेहंदियाँ लगाई हैं घर घर जाके। एक BSc इंजीनियरिंग होने के बावजूद मैंने लोगों के मैनी पैडी घर घर जाके किए, सिर्फ अपने बच्चों का पूरा करने के लिए। बस अब जिस जगह जॉब कर रही हूँ, मतलब जहाँ जिस उसमें कर रही हूँ मैं, वो उसे बयान नहीं कर सकती, लेकिन सेफ साइड पे मुझे 2 रुपए का काम मिलता है तो उसे मैं 1 रुपए में करके दे रही हूँ कि नहीं कि हलाल रोजी कमाएं। हलाल में कम से कम सुकून की नींद सोती हूँ। मुझे कोई टैबलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे कोई बीमारी है, अल्लाह का शुक्र है। इतनी सारी मुश्किलात झेलने के बाद ना शुगर ना BP ना कुछ। लेकिन अल्लाह ताला इन तमाम मुश्किल मराहिल से गुजारता है तो वो आपको इतना टफ कर देता है, इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है आपके अंदर कि आने वाले जो दिन है उसमें आप झेल लेते हैं। आखिर इतना सब कुछ सहने के बाद ये गिर कैसे नहीं रही, ये इसको कोई बीमारी, क्योंकि मेरे सब बहन भाइयों को शुगर BP सब कुछ लग गया, मुझसे छोटे, लेकिन वो ये कहते हैं ये आज भी हंसती खेल रही है, टिकटॉक अकाउंट बने हुए हैं, इसके फलाना बना हुआ है, सोशल मीडिया पे भी है और जगहों पे ये इतनी खुश फिर रही है, गिर नहीं रही। उसी एरिया में रह रही है जिस एरिया में वो छोड़ के गया है, उसी पोश एरिया में रह रही है। कैसे इसके बच्चे ब्रांड्स पहन रहे हैं, ये कैसे ब्रांड्स पहन रही है, आखिर कैसे कर रही है। मैं बहुत ज़्यादा इसके बिहाइंड द सीन जो कुछ मैं, जितनी मेहनत मैं करती हूँ, मैं सुबह से रात तक मुझे नहीं पता होता, अपने बच्चों से मोबाइल पे कनेक्टेड रहती हूँ कि बेटा आपने ये किया वो किया, बस बच्चों को मैं बाहर नहीं निकालना मुझे एक सवाल अभी आपकी बात सुन के, बच्चों की बात से जहन में आया है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ा है?
बहुत ज़्यादा। बस वो ये देखते हैं कि बस सहम जाते हैं। मैं जैसे कहती हूँ ना, लॉक लगा के रख लेना अंदर, खाना घर में बना उनकी लेना। उम्रें क्या हैं? सबसे छोटी वाली बेटी मेरी 10 साल की है। और जो सबसे बड़ी आपके पास है सबसे वो? बड़ी 15 की है और फिर 14 की है। और आप इनको अकेले छोड़ के निकलती हैं कमाने के लिए? आप कभी वो सवाल नहीं करते आपसे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है नहीं, वो माँ? सब देखते आ रहे हैं, सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह हमारी माँ को मारा जा रहा होता था। और तीनों की तीनों बच्चियां, ये चारों के चारों बच्चे मेरे ऊपर आके लेट जाते थे, या रोड पे मुझे निकाल के खड़ा कर दिया जाता था आधी रात को। तो हम पूरी रोड में गलियों में कैसे घूमते थे, हमारे पीछे किस तरह डॉगी लग जाते थे, हम पीसीओ में जाके कैसे छुपते थे, कैसे नाना के घर कॉल करते थे पैसे जमा करके बाहर पीसीओ वाले को, फिर नाना के घर वाले आते थे तो नाना अलग मारते थे कि तुमने ही गलती की होगी, सब कुछ। सीरियसली आपकी बातें सुन के मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि मेरा दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मैं ऐसी सेंसिटिव चीज़ें बहुत नहीं मतलब सुन सकती हूँ। लेकिन मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आपके आगे की जर्नी में भी आपको बहुत स्ट्रेंथ दे और आसानी दे। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए, अपना दिल खोल कर रखने के लिए। आई एम श्योर आपको भी बड़ा हल्का फील हो रहा होगा कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि जहाँ आप अपने दिल की आवाज़, अपनी परेशानियाँ, अपनी चीज़ें जो है बयान कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। सो व्यूअर्स, ये था आज का पॉडकास्ट एक सिंगल मदर के साथ। और मैं आगे आपसे क्या कहूँ, जितना आपने देखा उससे ज़्यादा कहीं मैंने उनसे इस पॉडकास्ट से पहले सुना, और अब यकीनन इसके बाद भी मैं उनसे थोड़ी सी बातचीत करूँगी। लेकिन मैंने ये ज़रूर जान लिया कि बीइंग अ सिंगल मदर, सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। अगर आपके आसपास कोई सिंगल मदर हैं या आप खुद सिंगल मदर हैं, तो अपने आप को टफ रखिए। आने वाले हालात के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लीजिए कि आसपास जितने हैवान हैं आप उन सब से टक्कर ले सकें। और याद रखिए कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो अपनी हिम्मत जो है वो आपने कभी नहीं हारनी है, स्ट्रेंथ और पावर कभी नहीं हारनी है। अपने आप को नीचे गिरने नहीं देना है, हमेशा ऊपर रखना है। इसी मैसेज के साथ इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। अगले पॉडकास्ट में फिर एक नामालूम ऐसे ही किसी हस्ती को हम बुलाएंगे और उनसे उनकी लाइफ की जर्नी, उनकी हिस्ट्री और उनकी स्ट्रेंथ, उनकी मोटिवेशन के बारे में जानेंगे। जब तक के लिए मुझे सोनिया को इजाज़त दीजिए, उर्दू फ्लिक्स को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।